हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो हमारी क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं उस दिन के, बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो रिवीजन होता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 15 से 20 दिन आप हमारी इस क्लास को अटेम्प्ट करके देखें, और इसका जो रिजल्ट है फिर वो आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स और मॉक टेस्ट में ज़रूर देखेंगे। उसमें जो भी आपका करंट अफेयर्स का स्कोर होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी जो ग्रिप है आपके करंट अफेयर्स के ऊपर वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम क्लास को शुरू करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर एक सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं पहले। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 2025 में अगर हम बात करें तो टोटल 83 हिम तेंदुए मौजूद हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमने 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण था, 9 रजत और 7 कांस्य पदक थे। मेज़बान देश था भारत, यानी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये इसका 12वां संस्करण है। आपको याद रखना है कि इंडिया ने पहली बार इस चैंपियनशिप को होस्ट किया है। इसका मैस्कट आपको ज़रूर याद रखना है, इसका शुभांकर रखा गया था विराज। ठीक है, अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? इस योजना का नाम है पीएम सेतु योजना। ठीक है, सेतु का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। बेसिकली ये आईटीआईज के लिए प्रोग्राम है। विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? हमने ये मनाया 7 अक्टूबर को। इस साल की थीम हमने रखी है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, कॉटन 4 देश कौन से हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ठीक है, ये कॉटन 4 देश के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? भारत की तरफ से गए थे हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, और सम्मेलन की थीम रखी गई थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, यानी राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। ठीक है, कब से कब तक ये सम्मेलन हुआ था? 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और पोटैश ग्रैन्यूल परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? इसका उद्घाटन हो गया है महाराष्ट्र के कोपर गांव में। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो परियोजना है इसके तहत 12 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी हर दिन। ठीक है, अक्टूबर 2025 आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया? तो ये है तेलंगाना का कोंडा रेड्डी पल्ली। ठीक है, और ये किस जिले में है तेलंगाना के? तो नागर कुर्नूल जिले में लोकेटेड है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हो गया है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, इसको कौन संचालित करेगा? CPPL। ये क्या है? कोल्स पुल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राचीन देवरा गट्टू बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये उत्सव मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। इसकी शुरुआत करी थी विजयनगर एम्पायर ने। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025 से 26 किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। किसको हरा के जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को। और ये इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर हुआ है? तो नागपुर के स्टेडियम में। अक्टूबर 2025 में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है छत्तीसगढ़ के कोरबा में, और इसका उद्घाटन किया गया है अंडर नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति प्रोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत ही क्विकली ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को समझा था। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। आप इसके लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com को। इसी वेबसाइट पर आपको ये लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है,
तो इन दोनों में से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। और यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल भी है सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, आंसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही पिक्चर्स के साथ, ताकि आप अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को समझ सकें और फिर लॉन्ग टर्म तक इनको याद भी रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। नोबेल प्राइज 2025 के विनर्स कौन हैं फिजिक्स के फील्ड में? ऑप्शन है माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपर्युक्त तीनों। ठीक है, ज़्यादातर 3 लोगों को ही अवार्ड मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के सेक्टर्स में। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ और लिटरेचर में सिर्फ एक ज़्यादातर इंडिविजुअल विनर्स होते हैं, लेकिन इन सब जो कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं वो ज़्यादातर लोग शेयर करते हैं, यानी एक से ज़्यादा अवार्डीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो है नोबेल प्राइज़ के विनर हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इस साल के लिए। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जॉन क्लार्क की बात करेंगे तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में वर्क करते हैं। माइकल एच डेवरेट जो हैं ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में है। जॉन एम मार्टिनेस भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स के सेक्टर में जितने भी लोगों को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो सारे के सारे अमेरिका को बिलोंग करते हैं। क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार? तो इन्हें ये पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण यानी एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी 10.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोने का मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ इस साल के लिए फिजिक्स की फील्ड में इन तीनों लोगों को मिला है। कल हमने यहाँ पे मेडिसिन और फिजियोलॉजी के सेक्टर में बात करी थी नोबेल प्राइज़ 2025 की। उसमें भी हमने देखा था कि 3 विनर्स थे। पहले कौन थे इसमें? पहले हैं मैरी ई ब्रुनकोफ जो कि अमेरिका को बिलोंग करती हैं। दूसरे यहाँ पे पर्सन थे फ्रेड रैम्सडेल जो हैं ये भी अमेरिका को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे तीसरे जो पर्सन थे ये पहली बार जापान से एक साइंटिस्ट का नाम है और जापान से कौन थे ये? मिस्टर शिमोन साकागुची। ठीक है, इन तीनों लोगों को मिला है मेडिसिन और फिजियोलॉजी के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ इस साल का। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल से पहले वाला लेक्चर रेफर करिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम एक बार पुरस्कार और सम्मान की एक लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं 2025 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र की कैटेगरी में मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी है एजुकेट गर्ल्स। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई हैं मनिका विश्वकर्मा। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है एडेमोला एडेनले को। आवर ओशंस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है बराक ओबामा ने। इसी के साथ ये इनका तीसरा एमी अवार्ड था। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीत लिया है मिस्टर यूनुस अहमद ने। फिर प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार 2025 दिया गया आनंद V पाटिल को। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है प्रेमचंद पुखरामबम को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लिस्ट हो गई पुरस्कार और सम्मान की। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा का पूरा जो 2025 का पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक है वो कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर पूरा का पूरा जो पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है ताकि वो नाटो के पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन कर सके? आंसर है ए ऑप्शन, पोलैंड। ठीक है, अक्टूबर 2025 में पोलैंड ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो का निवेश करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पोलैंड 25 वर्षों के बाद इस नेटवर्क में शामिल हो रहा है। नाटो पाइपलाइन सिस्टम एक लगभग
10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, ठीक है, जो यूरोप के 12 नाटो देशों में फैला हुआ है और इस नेटवर्क के माध्यम से सैन्य वाहन और विमान के लिए ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो फाइनली पोलैंड ने डिसाइड किया है कि वो 4.7 बिलियन यूरोज़ खर्च करेंगे ताकि वो नाटो के पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन कर सकें। नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ये बेल्जियम कंट्री में है, ठीक है। और नाटो को ज्वाइन करने वाला सबसे लेटेस्ट नेशन कौन सा है, तो नाटो को 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन किया था और इसी के साथ स्वीडन जो है वो 32nd नेशन बन गया था नाटो का, ठीक है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 31st नेशन कौन सा है नाटो को ज्वाइन करने वाला, तो ये है फिनलैंड, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया गया, इन विच स्टेट वो हैज़ द मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है मणिपुर के स्टेट में। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व पहाड़ और घाटी के बीच एकता का प्रतीक है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें राज्य में पहाड़ी और घाटी दोनों ही आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। ये त्यौहार 1ली शताब्दी ईस्वी में नोंगडा लैरन पाखंगबा के समय में मनाया जा रहा है। इसे हर साल मेरा महीने यानी सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो सिंपली बस याद रखिएगा कि ये जो मेरा हाउ चोंगबा पर्व है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो आंसर है मणिपुर, ओके। ऑप्शंस में है असम, नागालैंड और मेघालय। यहाँ से एक एक चलिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। असम में एक बहुत फेमस त्यौहार मनाया जाता है, ये है बिहू। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बिहू त्यौहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है। फिर नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिर्फ हॉर्नबिल होगा तो वो नागालैंड का त्यौहार है और अगर पक्के पागा हॉर्नबिल लिखा जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। फिर यहाँ पे मेघालय है। मेघालय में एक बहुत फेमस त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है वांगला, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है कि मेघालय की गारो ट्राइब इस त्यौहार को मनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 8 अक्टूबर को हर साल हम इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं और इस साल इनकी ये 93rd नंबर की सालगिरह थी, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का ये 93वां स्थापना दिवस था और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज़ादी से भी पहले इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया था। पहले इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। आज़ादी के बाद 1950 में रॉयल नाम इसके आगे से हटा दिया गया था और इसको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बना दिया गया, ठीक है। इसका पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन 1 अप्रैल 1933 को बना था। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिनको आप AP सिंह के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान उप प्रमुख हैं इसमें एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, नभा स्पृशन दीप्तम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को और इस साल इनकी ये 93वीं सालगिरह थी। इंडियन एयरफोर्स 2025 में अगर हम बात करें तो किस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, तो इंडियन एयरफोर्स सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवाल अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोलर लार्वे क्रायो बैंक टू प्रिजर्व द कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी। आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे फिलीपींस। तो फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च कर दिया है। ये जो क्रायो बैंक है समुद्री संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका पर्पस है जो हमारे कोरल लार्वा होते हैं और कोरल होते हैं उनके आनुवांशिक विविधता को संरक्षण देना। ये पहल फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से चल रही है, ठीक है। क्या है ये कोरल क्रायो बैंक? ये एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर कोरल के लार्वा, शुक्राणु या अन्य जैविक नमूनों को अत्यंत कम तापमान में क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब गहरा फ्रीजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजिंग करी जाती है और तापमान इसमें लगभग रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वे क्रायो बैंक। किस लिए? कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, ओके। फिलीपींस की बात करेंगे तो ये एक कंट्री है एशिया में, यानी ये एशियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है मैनिला और यहाँ पे करेंसी आपकी चलती है पेसो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? कौन सी स्पेस एजेंसी की कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है जिसने नए एविडेंस दिए हैं फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द सैटर्न्स मून एनसेलेडस? सैटर्न का जो मून है एनसेलेडस, उसमें इन्होंने बताया है कि उस पर लाइफ होने की संभावना हो सकती है। ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिका के नासा ने, और ये जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं ये नासा का है, ठीक है। तो नासा की कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस के भूमिगत महासागर से निकलने वाले बर्फीले फव्वारों का नमूना लिया था, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक अमीनो एसिड जैसे जटिल जैविक अणु पाए गए हैं। एनसेलेडस शनि का छठा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज 1789 में विलियम हर्शल ने की थी। कैसिनी मिशन जो है वो 1997 से लेकर 2017 तक का मिशन था नासा का, और साथ ही यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त अभियान था, ठीक है। याद रखिएगा कैसिनी मिशन में कौन से 3 जो है स्पेस एजेंसीज आती हैं, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी। एनसेलेडस से निकालने वाले बर्फीले कण शनि के ई रिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है ये नासा का है। नासा इस साल 2 वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। सबसे पहला तो आपका निसार है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है नासा और इसरो का, ठीक है। यानी इंडिया और यूएसए का ये कोलैबोरेशन था और इसको लॉन्च कर दिया गया है। 2 सितंबर मंथ में नासा क्यों न्यूज़ में आया था? बिकॉज ऑफ IMAP मिशन। IMAP मिशन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। इससे जो हमारा हीलियोस्फीयर है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब लेटेस्ट न्यूज़ है अबाउट नासा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया है। ये एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है, जो भारत की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। विषय हमने रखा था नवाचार से परिवर्तन, यानी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है नई दिल्ली का यशोभूमि। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है 17 सितंबर को, और इस साल ये इनकी 75th नंबर की सालगिरह थी। और इस दौरान एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश के स्टेट से, जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश के स्टेट से, ओके। अगला है 69th एडिशन का राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2025 NSG 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? नेशनल स्कूल गेम्स इस साल जो खेले जा रहे हैं, इनका ये 69th एडिशन है। इसका हाल ही में इनॉग्रेशन हो गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ठीक है। तो आयोजन स्थल है इसका जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में शुभारंभ हुआ इसका। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने TRC फुटबॉल ग्राउंड श्रीनगर में इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। युवा सेवा और खेल निदेशालय के सहयोग से ये मैच खेले जाएंगे। 6 अलग अलग संस्थानों पर मैच होंगे। देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमें इसमें भागीदार होने वाली हैं। फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं इसमें खेली जाएंगी, ठीक है। तो 69th एडिशन है राष्ट्रीय स्कूल खेल का, जो कि कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। अगला है, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित कर लिया गया है? तो आयरन मैन इंडिया के लिए ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं यहाँ पे सयामी खेर, ओके। बी ऑप्शन सही है। अभिनेत्री और खिलाड़ी हैं सयामी खेर, इनको आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित कर दिया गया है। उन्होंने लगातार 1 वर्ष में 2 बार दुनिया की सबसे मुश्किल रेस आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन को पूरा किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो अकेली भारतीय अभिनेत्री हैं, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि आयरन मैन इंडिया के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है सयामी खेर। आलिया भट्ट की बात करेंगे तो इसी साल ये लेविस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दीपिका पादुकोण के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस साल का क्या है? ये फर्स्ट इंडियन है जिनको कि स्टार से ऑनर किया गया है ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है ऑलरेडी। जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का इवेंट होता है उसमें स्टार से सम्मानित होने वाली पहली इंडिया की तरफ से भारतीय हैं दीपिका पादुकोण, ओके। अगला क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पलटकर अब DB पाटिल जी के नाम पर रखा जाएगा।
और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम यहाँ पर बदला जा रहा है और प्रसिद्ध स्थानीय किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोक नेता दिनाकर बालू पाटिल के नाम पर अब रखा जा रहा है। हवाई अड्डे का नया आधिकारिक नाम क्या होगा? लोक नेते DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये इसका नया नाम पड़ने वाला है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है अब अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, बदले हुए नाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिवंगत हुए युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू करी है? श्रद्धांजलि योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तो आंसर है असम की। किस लिए? फॉर डिग्निफाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूथ्स हु डाइड वाइल वर्किंग और स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट। यानी स्टेट के बाहर अगर कोई भी पढ़ने या काम करने के लिए जाता है, अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनको वापस डिग्निफाइड यानी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से वापस स्टेट में लाया जाएगा अंडर दिस योजना। ओके, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में श्रद्धांजलि योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य लाभ असम के बाहर कम आय वाली नौकरियां करने वाले युवाओं और दुर्घटना या हत्या जैसी अप्राकृतिक परिस्थितियों में मरने वालों को मिलेगा। इसमें चिकित्सा उपचार के कारण होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आकस्मिक मृत्यु होती है, हत्या होती है या फिर अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं वो सभी लोग जो कि कम आय के लोग हैं, यानी उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो श्रद्धांजलि योजना किस स्टेट की है? आंसर है असम। इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी राज्यों की योजना रिवाइज कर लेते हैं। राहवीर योजना किस स्टेट की है? मध्य प्रदेश की। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना है तेलंगाना सरकार की। देखिए, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर जो योजना है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च करी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेट PCS दे रहे हैं या फिर और जो अपर लेवल एग्जाम होते हैं उसमें आप बैठेंगे तो फिर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा कि पर्टिकुलर योजना में क्या चीज़ है। ठीक है, एती कोली दुतिपात योजना है असम की। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट देने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना है हरियाणा सरकार की। ज्योति योजना है केरला की। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना है केरल की। आयुष्मान वय वंदना योजना है दिल्ली की। कलाई गनर कैबिनाई थिट्टम योजना है तमिलनाडु की। अंत्योदय गृह योजना है उड़ीसा की। शिष्टाचार दस्ता योजना है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव और इन्होंने राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क को इनॉग्रेट कर दिया है यहाँ के अलवर में। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। ये पार्क प्रतापबंद अलवर में स्थापित किया जा रहा है और इसे नमो वन के नाम से भी जाना जाता है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्देश्य है स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी हरित आवरण को बढ़ावा देना और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना। ओके, तो राजस्थान का ये पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो कि अलवर में इनॉग्रेट हो चुका है। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ पे फ़िलहाल चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भजनलाल शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं हरिभाऊ बगेड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को भी चेक कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा कर दी है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है? और तीसरा क्वेश्चन है कि किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो क्लास है वो यहाँ पर एंड होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि अगर आपको मेरी स्पीड जो है वो फास्ट लगती है तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके मेरी जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं चाहूँ तो सुस्त तरीके से बहुत धीरे धीरे पूरे क्लास को कवर कर सकती हूँ, लेकिन फिर क्या होगा कि आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो हमें स्किप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं आपको। आप देख रहे हैं कि हम साथ साथ आपको रिवीजन भी करवाते हैं और जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट
टॉपिक हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, स्टैटिक जीके भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखना पड़ता है, अदरवाइज़ जो हमारी क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि फिर ये सारी चीज़ें हटा के सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाए। तो आप बताइए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, क्या आपको रिवीजन भी करना है साथ साथ, या फिर आप चाहते हैं कि सब कुछ हटा के सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर दिया जाए। तो आप अपना फीडबैक भी लिखिएगा कमेंट्स में, साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।